क्योंकि असली खेल अभी बाकी था। और अगला अध्याय शुरू होता है भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश पाकिस्तान में, जहां हर कदम पर मौत का खतरा था और हर गलती की कीमत जान से चुकानी पड़ सकती थी। 1970 के दशक में जब पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम को गुप्त रूप से आगे बढ़ा रहा था, तब भारत को इसकी सच्चाई जानना बेहद जरूरी था। और इस मिशन के लिए फिर वही नाम चुना गया, अजीत डोभाल, जिन्होंने अपनी पहचान पूरी तरह बदल दी, इस्लामिक परंपराएं सीखीं, भाषा और लहजा अपनाया और एक भिखारी के रूप में पाकिस्तान के कहूटा पहुंच गए, जहां खान रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था। महीनों तक वो उस सेंटर के बाहर बैठकर भीख मांगते रहे, लेकिन असल में वो हर छोटे बड़े व्यक्ति से जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, गार्ड से लेकर कर्मचारियों तक से दोस्ती कर रहे थे और उनकी बातचीत के छोटे छोटे टुकड़ों से बड़े बड़े रहस्य जोड़ रहे थे। जब उन्हें यकीन हो गया कि पाकिस्तान परमाणु हथियार बना रहा है, तब उन्हें इसका सबूत चाहिए था और इसके लिए उन्होंने एक बेहद अनोखी रणनीति अपनाई, जिसमें उन्होंने वैज्ञानिकों के बाल इकट्ठा करके भारत भेजे, जिनकी जांच में रेडिएशन के प्रमाण मिले और यह पुष्टि हो गई कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक वैज्ञानिक को ब्लैकमेल करके उससे ब्लूप्रिंट हासिल करने की कोशिश भी की, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वो योजना पूरी नहीं हो पाई। फिर भी डोभाल 7 साल तक पाकिस्तान में रहकर लगातार भारत को अहम जानकारी देते रहे और कई बार पकड़े जाने के बेहद करीब पहुंचकर भी अपनी सूझबूझ से बच निकले। एक बार भीड़ में उनकी नकली दाढ़ी उतर गई और दूसरी बार उनकी पहचान पर शक हुआ, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को संभाला और बिना घबराए वहां से निकलकर अपने मिशन को जारी रखा, जो उनकी मानसिक मजबूती और ट्रेनिंग का सबसे बड़ा उदाहरण था। भारत लौटने के बाद भी उनका काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि और भी चुनौतीपूर्ण हो गया, क्योंकि पंजाब में खालिस्तान आंदोलन अपने चरम पर था और उन्होंने वहां भी दुश्मनों के बीच घुसकर उनकी पूरी रणनीति समझी, जिसका इस्तेमाल बाद में ऑपरेशन ब्लैक थंडर में किया गया, जिससे आतंकवाद की कमर टूट गई। इसके बाद कश्मीर में भी उन्होंने एक बड़े आतंकी को अपनी तरफ करके न सिर्फ आतंकवाद को कमजोर किया, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में भी योगदान दिया, जो उनकी नेगोशिएशन स्किल्स का एक और उदाहरण था। कश्मीर की वादियों में उस समय हालात सामान्य नहीं थे, क्योंकि सड़कों पर अक्सर कर्फ्यू लगा रहता था। रात होते ही गोलियों की आवाजें सुनाई देती थी, पत्थरबाजी आम हो चुकी थी और कई इलाकों में लोग अपने ही घरों में कैद होकर डर के साए में जी रहे थे, जहां हर दिन ये अनिश्चित था कि अगला निशाना कौन बनेगा। इसी माहौल में बुरहान वानी एक ऐसा चेहरा बन चुका था जो बंदूक के साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए युवाओं के दिमाग में जगह बना रहा था।